जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी महानुभावों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले कल आपसे चर्चा किया था कि हम आपके लिए स्पेशल लेखपाल और पुलिस के लिए बैच लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आज हम आपके लिए पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए इसको, और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इससे फायदा होगा आपके दोस्तों का भी, आपका भी, और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि लेखपाल में जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट? 4 पार्ट। हिंदी, मैथमेटिक्स, जीएस और ग्रामीण परिवेश और समाज डेवलपमेंट। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चारों में से सिलेबस में आपको देखा जाता है और आंका गया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपका ग्राम्य समाज एवं विकास, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दोस्तों, मजे की बात है, आज मैं उसी टॉपिक को लेकर के आया हूं आपके साथ डिस्कशन करना है। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि आप पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को भी नोट करना है आपको। ध्यान रखिएगा, हर कुछ मैं आपको लिख करके यहां नहीं बता सकता। कुछ चीजों को आपको वीडियो को पॉज करके भी आप नोट करते चलिएगा। बड़े इजी वे में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए मेरे साथ। इस मैदान को फतह करना है, लेखपाल आपको बनना है। बिल्कुल प्रण कर लीजिए, ठान लीजिए कि मुझे लेखपाल की एक सीट लेनी ही लेनी है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। जिस दिन अपने अंदर से ये मोटिवेशन ला देंगे ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों। जो पहला टॉपिक है, जो ये कैटेगराइज किया गया है, तो बताया गया ग्राम्य समाज, ग्राम्य समाज, ग्राम्य समाज एवं विकास। ये टॉपिक है। तो पहले हमें ग्राम्य समाज को जानना है, डेवलपमेंट को जानना है। ये होता क्या है? अगर इसको आपने जान लिया दोस्तों ना, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपने इससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं को जान लिया। सबसे पहले जानना है कि ग्राम या गांव क्या होता है। और मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं। कुछ, मैं ऐसा नहीं कहता कि शहर के लोग नहीं, शहर के भी लोग इसमें शामिल हैं। तो देखिएगा, शहरों में गांव में अंतर क्या होता है, गांव को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। वैसे आप जब लेखपाल बनते हैं तो आप गांव के स्तर पे ही चयनित होकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेखपाल का काम होता है भूमि पैमाइश का, खेतों के रख रखाव का, खसरा खतौनी रखने का, और कह सकते हैं कि जितने भी भूमि से संबंधित जरूरी दस्तावेज होते हैं वो सब आपको लेखपाल के पास ही देखने को मिलते हैं। चलिए पहले बात करते हैं ग्राम की। देखिए, ग्राम शब्द, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि ग्राम क्या होता है। ग्राम का तात्पर्य होता है गांव से। क्या? गांव से। और गांव जो होता है, आप समझ सकते हैं कि जो ग्राम है ये संस्कृत वर्ड होता है। कैसा वर्ड है? संस्कृत का वर्ड होता है। लेकिन और ये वर्ड आया कहां से? ये आप वैदिक युग में देखेंगे इसको। ठीक है, और गांव जो होता है ये आज वर्तमान में बोलते हैं। अब देखिए, अगर गांव को हम डिफाइन करें तो पहले हमें परिवार को डिफाइन करना होगा दोस्तों। किसको? परिवार को। परिवार क्या होता है? परिवार में जब एक से अधिक लोग, मतलब किसी घर में एक से अधिक लोग रहते हैं, एक से अधिक लोग रहते हैं, तो उसे हम परिवार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परिवार बोलते हैं। अच्छा, अब देखो, एक परिवार हो गया, दूसरे घर में भी इसी तरह से लोग रहते हैं, और ये पास पास में होते हैं, ये पास पास में होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए, जो ये परिवार है, इन परिवारों के समूह को हम गांव कहते हैं। इन परिवार के समूहों को हम क्या बोलते हैं? गांव बोलते हैं।
ये एक निश्चित एरिया में होता है, या कह सकते हैं एक निश्चित पॉपुलेशंस होती है, एक पॉपुलेशन होती है। अब देखिए इन सभी परिवारों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध होता है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, एक दूसरे के हर्ष उल्लास में शामिल होना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्यों को करना, और कह सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करना। ये सब किसकी निशानी होती है? गांव की निशानी होती है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मैं ले चलूं तो देखते हैं, पहले हड़प्पा संस्कृति के पास चले तो हड़प्पा संस्कृति में आप पाएंगे कि यहां यह नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब देखिए यहां पर शहरों की बात तो की गई, लेकिन गांव की बात नहीं की गई है। यहां पर भी परिवार रहते रहे हैं, लेकिन अगर हम परिवार की बात करें तो इसके बाद सेकेंड स्टेप में आते हैं वैदिक युग में। वैदिक युग में आप पाएंगे कि वैदिक युग का जो कार्यकाल है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो बोला जाता है ऋग्वैदिक काल। क्या बोला जाता है? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल दोस्तों बोलते हैं। अब आप लोग यहां पर देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत यहां पर छोटे छोटे कबीलों में लोग रहते थे। जो छोटे छोटे कबीले होते थे, कबीलों में लोग रहते थे। लेकिन आप लोग एक बात जरूर यहां पर पाएंगे। क्या कौन सी एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि इन कबीलों में एक से अधिक लोग रहते थे। एक से अधिक लोग इन कबीलों में रहते थे। अब आप लोग खुद सोच लीजिए कि इतनी सारी गाय होती थी, उन गायों को चराना था, उनको व्यवस्थित करना था, उनको रख रखाव करना था, तो एक आदमी तो कर नहीं सकता है? कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसमें एक परिवार के अंदर कई सारे लोग, मतलब एक से अधिक लोग रहते थे, तो वो परिवार हो गया। उन परिवार जो परिवार थे, जो कबीले थे, यहीं से पृष्ठभूमि इसकी तैयार हो जाती है। मैंने आपको बताया कि कई सारे परिवारों के बीच आपसी संबंध, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण, उसी को हम गांव कहते हैं। अब देखो आगे देखते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल का समय आया तो यहां पर लोहे का आविष्कार हो चुका था दोस्तों। किस चीज का? लोहे का आविष्कार हो चुका था। अब जब लोहे का आविष्कार हो गया तो जो एक कबीले में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये गमन करते थे अपने जानवरों को लेकर के, तो इनके अंदर एक स्थायित्व आ गया। क्या आ गया? स्थायित्व। क्योंकि जैसे लोहे का आविष्कार हुआ, ये सभी लोग कृषि करने लगे दोस्तों। क्या करने लगे? कृषि करने लगे। और जब ये सब लोग कृषि करने लगे तो निश्चित रूप से अब कोई भी खेती करते हैं, आप कोई भी खेती कर लीजिए, कोई भी कृषि करते हैं, तो आप लोग उसमें देखते होंगे कि एक समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज चलो बो देते हैं, कल उसको काट लेते हैं। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसा कोई कर पाता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर किसी के खेत में आज चना बोया गया, कल काट लिया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर वो समय ज्यादा लिया हो तो उसको भी करिएगा। आगे देखिएगा, तो जब कृषि करने लगे ये लोग, तो निश्चित रूप से इनमें स्थायित्व आ गया। तो ये समूह में लोग कृषि करने लगे। कई सारे कबीले वाले वहां पर रह करके कृषि करने लगे। धीरे धीरे इस तरह से जन का निर्माण हुआ। आप देखेंगे जन से जनपद का निर्माण होगा। आप लोगों को पता होगा कि इसी वैदिक युग में एक ग्रामीणी का पद होता था। किसका? ग्रामीणी का पद होता था। अब आप लोगों को बिल्कुल बताना होगा, बताओ कमेंट में बताओ कि ग्रामीणी कहां का प्रमुख होता था। तो आप लोग देखिएगा, कमेंट करके बताइए। तो ग्रामीणी जो होता था प्रमुख, वो गांव का ही होता था, ग्राम में का ही प्रमुख होता था, ग्रामीणी होता था। और जो एक परिवार का प्रमुख होता था, कुल का, उसे कुलपति के नाम से जानते थे। क्या? कुलपति। और जो गांव का मुखिया होता था उसे ग्रामीणी के नाम से जानते थे। और देखो दोस्तों, आज जो ये ग्रामीणी है, आज ग्रामीणी को हम ग्राम प्रधान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अब तो आपको ये आसानी समझ में आ गया होगा ना, जिसका हम प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको चुन करके प्रधान बना देते हैं।
और अच्छा, प्रधान क्यों बना दिया? अब तो ये तो गांव समझ में आ गया होगा ना, गांव क्या होता है। अब गांव के बाद हम विकास की बात करें, गांव के विकास की बात करें, तो कहा गया कि गांव के विकास में या गांव में सरकार का हस्तक्षेप होता है। सुनने में तो बड़ा ऑड लगता है कि गांव में सरकार का हस्तक्षेप होता। क्यों भाई, सरकार को क्या लेना देना? भैया उसका लेना देना है, सरकार का लेना देना गांव में है, और क्या लेना देना है उसको आप समझ लीजिए। देखिए, गांव में अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो गांव का विकास कैसे होगा, गांव डेवलप कैसे करेगा? बताइएगा, कर सकता है? नहीं। फाइनेंशियल मदद कौन करेगा फिर? भाई हम लोग इतना तो हमारे आपके पास तो इतना धन है नहीं कि हम गांव में लगा करके गांव का विकास कर लें। कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति होगा या तीसरी पर्सनालिटी होगी या तीसरा कोई हमारे पास संसाधन होगा जो कि वहां पर पैसा लगाएगा और विकास करेगा। लेकिन याद रहे, पर्यावरण को ध्यान में रख करके। किसको? पर्यावरण को ध्यान में रख करके। अब देखो डेवलपमेंट में, अब मैं डेवलपमेंट के विषय में बात करूं, विकास के विषय में, तो आप लोग देखेंगे, विकास के विषय में बात करूं तो देखिए, विकास, गांव का विकास कैसे होता है। अब आप लोगों ने क्या किया कि एक कैंडिडेट को चुन लिया प्रधान के रूप में। अब प्रधान जो होता है वो गांव का मुखिया हो गया। गांव का क्या हो गया? गांव का मुखिया हो गया। अब इस मुखिया साहब के पास एक तरह से गवर्नमेंट का प्रतिनिधि हो गया ये, और इस मुखिया साहब के पास गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्यवस्था देती है, वित्तीय व्यवस्था देती है। और वो वित्तीय व्यवस्था क्यों देती है? ताकि गांव का, बाकी आप समझदार हैं, गांव का विकास हो सके। मैं समझ रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गांव का विकास होगा कि, हां ठीक है, लेकिन यहां पर हमें निगेटिव नहीं जाना, गांव का विकास होगा, इसलिए ग्राम प्रधान चुना जाता है। लेकिन अब जैसे गांव के विकास में क्या शामिल है? गांव के विकास में शामिल है पेयजल की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, और समझ लीजिए जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 29 मदें दी गई हैं, उन सभी 29 मदों को गांव में लागू करना ही गांव का विकास है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विकास में इतना मत अंधा होना कि हम पर्यावरण को दूषित करना शुरू करते हैं ना, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गांव का विकास होना चाहिए। मैंने बताया बिजली, पानी, सड़क, रोड कनेक्टिविटी के लिए, और इसके बाद आवास, गरीबी रेखा से नीचे वाले या जो आवश्यकता है जिन लोगों को आवास की, उन्हें उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए आवास, जैसे कुछ योजनाओं की बात करूं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने आय की भी व्यवस्था किया। क्यों? क्योंकि इतनी व्यवस्था दे दिया तो क्या हमेशा गवर्नमेंट ही व्यवस्था देती रहेगी? कुछ हमें भी तो करना चाहिए, और हम वहां उसको कैसे कर पाएंगे? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक विकल्प तलाशा, और विकल्प के रूप में उसने रखा मनरेगा को स्टार्ट कर दिया, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है वो। तो इस तरीके से जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उनको गांव में ही काम मिल जाता है, और जो गांव में उनको काम मिल जाता है, इसी वजह से वो लोग रोजगार परक हो जाते हैं, नौकरी मिल जाती है, उनको आय मिलने लगती है। और केवल उसमें पुरुष वर्ग ही नहीं, महिला वर्ग भी आती है। मतलब महिलाएं गांव में रहते हुए भी अपना आय का संसाधन जुटा लिया। यही गांव का विकास होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना ना मत भूलिएगा, थम्स अप जरूर करिए, क्योंकि देखिए इतने पोटेंशियल के साथ आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं कुछ अपेक्षा नहीं ज्यादा करता, मात्र आपसे एक लाइक और एक कमेंट की अपेक्षा रखता हूं। चलिएगा आगे देखिएगा। तो मैंने आपको बताया विकास क्या होता है, गांव का प्रधान जो होता है वो वित्तीय, और यहां पर एक गवर्नमेंट का व्यक्ति भी गांव में नियुक्त किया जाता है, जिसको आप वीडीओ कहते हैं। वीडीओ, क्या नाम देते हैं उसको? वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ये। और ये और प्रधान मिलकर के गांव का पूरा खाका तैयार करते हैं कि गांव का विकास कैसे होगा। अब तो शायद आपको पता चल गया होगा कि विकास क्या होता है। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि ग्राम समाज क्या होता है और विकास क्या होता है। आगे नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके साथ। फर्स्ट टॉपिक क्या है इसका? पहला टॉपिक है ग्राम विकास भारतीय संबंध में। ग्राम्य विकास
भारतीय संदर्भ में। ठीक है, पहला ग्राम्य विकास अभी तक चर्चा किया, भारतीय संबंध में अब चर्चा करूंगा। देखिए, स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद, है ना, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले औपनिवेशिक गवर्नमेंट चलती थी यहां पे। औपनिवेशिक गवर्नमेंट आप लोग समझ रहे होंगे कि अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित था, और जब अंग्रेजों का शासन व्यवस्था यहां पे चलेगी तो नो डाउट आप लोग भी समझ रहे हैं कि वो लोग साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे थे। वो मैक्सिमम प्रॉफिट पे काम करते थे, खुद का भला हो जाए, बाकी आप भाड़ में चले जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे देश में उस समय इतनी समस्याएं थी कि जी हुजूरी के अलावा कोई और दूसरा विकल्प था ही नहीं। और जैसे देश आजाद होता है, हम लोगों की स्थिति ये थी कि हम लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, 2 वक्त की रोटी हमें नसीब नहीं हो रही थी। ये हमारी कंडीशन थी। फाइनेंशियल रूप से एकदम हम कमजोर थे। और देखो, जब फाइनेंशियल रूप से कमजोर थे तो हम आगे डेवलपमेंट चीजों को नहीं कर सकते। और जो औपनिवेशिक गवर्नमेंट थी वो उन्हीं जगहों पर पैसा लगाती थी जहां से उसको प्रॉफिट होना है, बाकी आप खाते हैं कि नहीं खाते उससे कोई लेना देना नहीं। अब देखो, औपनिवेशिक गवर्नमेंट की बात बता दूं आपको। देखिए, जैसे सिंचाई व्यवस्था की बात करूं मैं यहां पर, सिंचाई व्यवस्था की, तो सिंचाई व्यवस्था यहां ना के बराबर थी, ना के बराबर एकदम। क्यों? इसलिए कि अंग्रेजों को जहां आवश्यकता होती थी सिंचाई व्यवस्था की, वहां तो वो व्यवस्था करते थे, जैसे जूट, चाय, कपास। क्यों? क्योंकि ये इसको एक्सपोर्ट करते थे वो लोग यहां से, ये रॉ मटेरियल होता था उनका, इसको निर्यात कर देते थे। तो इसके उत्पादन में वो विशेष ध्यान देते थे कि नहीं, इसका उत्पादन होना चाहिए। बाकी और क्षेत्रों में कहीं पर वो सिंचाई की व्यवस्था नहीं की। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो पहले पंचवर्षीय योजना आई उसका टारगेट ही निर्धारित कर दिया गया, क्या? कृषि का विकास। कौन सा? कृषि। और आप लोगों को पता होगा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 के अंदर। कब? 1951 के अंदर पहला संविधान संशोधन जो हुआ वो भैया कहीं और से नहीं, कृषि से संबंधित था, भूमि सुधार। ठीक है, किससे? भूमि सुधार। और आप लोग पाएंगे कि जो संविधान की 9वीं अनुसूची है, कौन सी? संविधान की 9वीं अनुसूची, वो कृषि से ही संबंधित है। अब देखिए, जो भूमि सुधार की बात हमने किया, भूमि सुधार की हमने बात किया, तो इसमें कुछ देख लेते हैं क्या आता है। भूमि सुधार के अंतर्गत जैसे मेड़बंदी है, जैसे मेड़बंदी है, चकबंदी है, हदबंदी है, ये सब इसी पंचवर्षीय योजना की देन है, उसी टाइम की देन है ये सब दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि जब ये चीजें आ गई यहां पर, लेकिन अभी भी हमारे पास फाइनेंशियल स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने भूमि का विकास किया। और पहले तो हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। जो खाद्यान्न था, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का हमने प्रयास किया। फिर इसके बाद आगे हम डेवलप करते गए और आज इस कंडीशन में है। फिर आगे मैं बात करूं, ये तो हो गया ग्राम्य विकास। और देखिए, गांव में विकास के लिए मैंने आपको बताया आवास की व्यवस्था, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना। इसके बाद जैसे पेंशन की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना। ये सब क्या है? गांव के कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखते हैं कि पेंशन की व्यवस्था, पेंशन के साथ साथ आप लोग पाएंगे कि गवर्नमेंट ने
हमारे लिए बीमा कवर भी दिया है। ये सब जो भी व्यवस्थाएं, मनरेगा दिया है आय के लिए, नौकरी के लिए, तो ये सब जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं ये गांव के विकास के लिए हो रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इतनी सारी तो ये बात आपके साथ कर लिया। आगे नेक्स्ट बात करता हूं कि भारत की स्वतंत्रता के समग्र विकास की आवश्यकता में सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है। क्यों है ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आप लोग पाएंगे, देखिएगा, आप लोग पाएंगे यहां पर जो भारत की पॉपुलेशन है, जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है दोस्तों, उस जनसंख्या का 85%, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, उस जनसंख्या का 85% गांव में निवास करता था। कहां पर निवास करता था? गांव में निवास करता था। तो दोस्तों इससे आप बिल्कुल आराम से चीजों को समझ सकते हैं कि जब 85% लोग गांव में रहते थे तो उनमें साक्षरता का भी अभाव रहा होगा, मैक्सिमम लोग साक्षर नहीं रहे होंगे। तो देख लीजिएगा यहां पर जो उस समय की भारत की साक्षरता, जो निरक्षरता दर है, निरक्षरता दर, ध्यान दीजिएगा, जो निरक्षरता दर है वो 84% थी। माशाल्लाह, देख लीजिएगा कितने परसेंट? 84% निरक्षर लोग रहते थे। और निश्चित रूप से आप सोच लीजिए जब पढ़े लिखे लोगों का अभाव होगा तो उनमें चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो कहने का मतलब वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, हर एक सेक्टर में वो पीछे होंगे। तो यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य चिकित्सा भी बहुत अच्छा नहीं था। स्वास्थ्य चिकित्सा इस समय बहुत अच्छा नहीं था। क्यों? देख लीजिए इस समय कई सारी पैंडेमिक आई, जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक, ये सब यहां पर पैंडेमिक आई, कई सारी पैंडेमिक यहां पर आई। क्यों? क्योंकि जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा? कौन बनेगा डॉक्टर? बताइए। ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे ना सामने। भाई हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी चीज को यूज करने में हमें नुकसान होगा, किसमें हमें फायदा होगा। तो ये निरक्षरता का ही तो अभाव है। भाई हम निरक्षर हैं, इसी वजह से समस्या है। अब आगे देखिए, उस समय की अगर मैं बात करूं 20वीं सदी की, 20वीं सदी की बात करूं, 20वीं सदी के प्रारंभ में पूर्वार्ध की बात करता हूं मैं, तो आप लोग पहले ये जाने 20वीं सदी कब से कब तक चलती है, कब से कब तक चलेगी? 1999 तक। ये 20वीं सदी का टाइम है। इस समय जो कृषि के सेक्टर में ग्रोथ हुआ था वो 0.3%। देख लीजिए ये कृषि का सेक्टर है, 0.3% ग्रोथ रेट आया था इस समय। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, एक बात और आप लोग समझ लीजिएगा कि महात्मा गांधी जी अक्सर कहा करते थे क्या कि गांव के विकास में ही शहर का विकास छिपा हुआ है, या गांव के विकास से ही शहरों का विकास होना है। दूसरी बात कहते थे कि भारत की जो आत्मा है, भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है, गांव में वास करती है, मतलब गांव मस्ट है। ठीक है, अब आगे बात करें तो कि 1947 जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय मृत्यु दर क्या थी? तो 27 व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्ति। सोचिए 27 व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्ति, 1947 की घटना है। इस समय यह मृत्यु दर थी हमारे देश की। और आगे देखो, और आगे मैं नेक्स्ट लेके चलता हूं, आपको बताता हूं। चलिए नेक्स्ट आपको बताऊं रेलगाड़ियों के विषय में। रेलगाड़ी का निर्माण, रेलगाड़ी का निर्माण आप लोगों को अगर नोट करना हो तो वीडियो को बीच में रोक करके, पॉज करके आप नोट करते जाइएगा, लेकिन पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये सेशंस जितने भी ग्राम विकास से संबंधित हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी के निर्माण की बात करता हूं। आप लोगों को पता होगा एक महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं एक गवर्नर जनरल भारत के आए थे, लॉर्ड डलहौजी। नाम क्या था उनका? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्या नाम था? टाइम पीरियड था लॉर्ड डलहौजी साहब का 1848 से लेकर के 1856 तक का, यह टाइम पीरियड है इनका, लॉर्ड डलहौजी जी का।
इन्होंने एक नीति चलाया था दोस्तों, हड़प नीति। अब आप सोचेंगे सर ये आप हड़प नीति को यहां पर क्यों बता रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है आवश्यकता, है आवश्यकता। देखिएगा क्यों है, क्योंकि ये 1853 में रेलवे का निर्माण किया यहां पर। किसका? रेलवे का। अच्छा, रेलवे के निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था क्योंकि पहले यहां पर बैलगाड़ियों से सामान लाया ले जाया जाता था, ठीक है, लेकिन अब उस कनेक्टिविटी को फास्ट करने के लिए, तेज करने के लिए इन्होंने यहां पर रेलवे लाइन को बिछा दिया। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना था। अब पता चला जूट तो पश्चिम बंगाल में है, कपास आपका गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में है, चाय दार्जिलिंग, असम, केरला, तमिलनाडु इन क्षेत्रों से आता था, मसाले तमिलनाडु से आते, केरला से आते थे। तो इनको सबको जल्दी पहुंचाने के लिए बंदरगाहों से जोड़ना जरूरी था, ठीक है। तो रेलवे को बंदरगाहों से जोड़ा गया और जो महत्वपूर्ण बाजार क्षेत्र थे वहां से जोड़ा गया। लेकिन क्या रेलवे को गांवों से जोड़ा गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर उनका तो उद्देश्य नहीं था ना। अंग्रेजों का उद्देश्य गांव से क्या लेना देना था, उनको तो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे काम करना था। इसी वजह से वो जो कनेक्टिविटी रेलवे के रखे हैं वो बंदरगाहों और बाजारों तक रखा। क्यों? क्योंकि बंदरगाहों तक सामान लेके जाते थे वो लोग, रॉ मटेरियल यहां से, और वहां से उसको मैन्युफैक्चरिंग करके भारत के अंदर लाते थे और बाजारों तक पहुंचाना होता था। इस वजह से वो यहां पर रेलवे को वो किया। आपको पता है 1853 में जो रेलवे चली वो बंबई से लेकर के थाने के लिए चली। मुंबई से कहां तक? थाने तक चली। मुंबई से थाने तक ये रेलवे चली। और जो भारत के कुटीर उद्योग क्षेत्र थे वो बर्बाद हो गए दोस्तों, बर्बाद हो गए बिल्कुल। आप लोग देखिएगा जैसे शिल्पकारी है, दस्तकारी है, शिल्पकारी हो गया, दस्तकारी हो गया, है ना, और इसके बाद कुटीर उद्योग जो भी थे सभी बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए भाई? क्योंकि वहां जो मैन्युफैक्चर करके सामान लाया जाता था उसकी लागत कम होती थी, सस्ते रेट में मिलता था। तो इन लोगों को ये जो उद्योग थे ये सब बर्बाद हो गए दोस्तों, ये बर्बाद हो गए, ये प्रॉब्लम्स थी। अब अगर मैं औद्योगिकरण की बात करूं तो अब जो औद्योगिकरण है दोस्तों, देखिएगा औद्योगिकरण की विषय में बात करूं, औद्योगिकरण की बात करूं, औद्योगिकरण की, तो औद्योगिकरण के विषय में आप लोग देखेंगे कि जो औद्योगिकरण हुआ था, औद्योगिकरण, तो वो कुछ प्रमुख शहरों और कुछ राज्यों तक ही सीमित था, कुछ राज्यों तक यह सीमित हो गया था। गांव में बहुत काम, बहुत ही कम गांव में औद्योगिकरण की व्यवस्था की गई थी। इस तरीके से आप देखेंगे कि गांव का विकास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोग भी अपना सहयोग दे सकते हैं। गांव को स्वच्छ रख करके, गांव में साफ सफाई रख करके, नालियों को सटने ना दें, किसी भी पैंडेमिक को जन्म ना लेने दें। इस तरीके से आप भी अपना योगदान कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अगर गांव का विकास करना चाहें तो वहां पर बहुत सारी संभावनाएं, ढेर सारी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपके लिए एक इंफॉर्मेशन भी है, अगर आप इलाहाबाद या इलाहाबाद के आसपास के हैं और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हाल ही में हमने एक बैच स्टार्ट किया है, लेखपाल स्पेशल, पुलिस स्पेशल। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो अपना आप रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा सकते हैं। हमारी जो कोचिंग है वो धूमनगंज थाना के पास, इलाहाबाद में, प्रयागराज में धूमनगंज थाना के पास जो प्रीतम नगर क्षेत्र है वहां पर GR पैलेस में चलती है, ठीक है। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित अगर कराना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास हमसे करना चाहते हैं, आमने सामने हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप लोग बिना देरी किए हुए आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे लेकर के आता हूं, आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया आराम से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन जरूर करते रहिए, क्योंकि कोरोना महामारी एक बार फिर से अपना पैर
पसार रही है ओमिक्रॉन के रूप में। तो आप लोग सब सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, सभी लोगों को ये हिदायत देते रहें क्योंकि आप लोग शिक्षित हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर हम नेक्स्ट सेशन को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।